हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस में। और हम यहाँ पे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर्स की बात कर रहे थे और उसके फर्स्ट पेपर में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस का। तो अभी अपना उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वाली वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बारे में बात करेंगे। और हाँ, एक न्यूज और है आज की कि अभी अपने पास जो 6 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला था 6 वाला, अब वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होके 16 अगस्त को होगा। बाकी सारे के सारे एग्ज़ाम वैसे ही होने वाले हैं, बस सिर्फ ये एग्ज़ाम 16 को होने वाला है। ठीक, तो ये आपके लिए एक न्यूज़ है। और लास्ट में मैंने इसका नोटिस जो है यूनिवर्सिटी का वो इसी PDF फाइल में नीचे लगा रखा है, तो आप देख लेना, सबसे लास्ट में वहाँ पे लगा हुआ। चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को अपने। चैप्टर थर्ड है हमारा मध्यकाल, मतलब मीडिवल पीरियड। इसमें सारा का सारा सिस्टम मुग़ल और मुस्लिम से लेके है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी और उसने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराया था, उसके बाद किया था। उसका सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, 1192 में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था। तो इसको अभी जस्ट ऊपर बताया, पृथ्वीराज चौहान को। उसका सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना कब हुई। सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1206 में हुई थी और 1290 तक चला। उसके बाद खिलजी वंश आ गया जस्ट उसी के बाद। इन तीनों को ध्यान से देखना, तीन ही चार क्वेश्चन ये, गुलाम वंश, सैयद वंश और गुलाम वंश, खिलजी वंश और उसका बाद तुगलक वंश और उसका बाद सैयद वंश है। तो यहाँ पे थर्ड में सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना कब हुई, 1206 और 1290 तक चला। उसके बाद खिलजी वंश आ गया और खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला। उसके बाद तुगलक वंश आया और तुगलक वंश की स्थापना कब की गई, तो 1320 में ये ख़त्म हुआ था, तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है सैयद वंश की स्थापना कब हुई। तो तुगलक वंश जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से सैयद वंश स्टार्ट हो गया, मतलब 14 से लेकर 1451 तक। तो ये थोड़ा सा एक क्रम में अपना याद रखना आप। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश की स्थापना कब हुई। तो जहाँ से सैयद वंश फिनिश हुआ वहीं से लोधी वंश की स्थापना हो गई। सैयद वंश की कब ख़त्म हुआ था, 51 में, और ये 1451 से शुरू होकर 1526 पे ख़त्म हुआ। फिर मुग़ल वंश की स्थापना कब हुई, तो 1526 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 9 नंबर। एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है और उसको देखते हैं कि मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी। ये किसने बोला है, तो मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जो भारत में प्रत्यारोपित की गई थी और नई भूमि में विकसित हुई, जिसका ब्राह्मणी शिक्षा से अल्प संबंध था। यह कथन किसने बोला, तो यह कथन डॉक्टर केई का है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। और 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट, कि भारत का पहला मुसलमान शासक कौन था। तो मोहम्मद गौरी। इससे पहले आपको याद होगा महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन वो टूटता था और चला जाता था। बट उसके बाद जब मोहम्मद गौरी आया 12वीं शताब्दी में, तो उसने यहाँ पे कब्जा करना, मतलब मुस्लिम शासक था और इसने यहाँ पे इस्लाम का संस्थापक हो गया, मतलब यहाँ पे इसने इस्लाम को स्थापित कर दिया। नेक्स्ट, किस युद्ध के बाद मुस्लिम शासन का श्री गणेश हुआ। तो तराइन का युद्ध हुआ था वहाँ से। फिर तराइन का युद्ध किस सन में हुआ, तो 1192 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ। जस्ट अभी ऊपर, तराइन का युद्ध। ठीक, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में इस्लामी शासन कब से कब तक रहा। तो ये लगभग 1200 से लेके और 1700 तक, 1700 कुछ में रहा था, लगभग एक एवरेज में लेके आई। उसके बाद मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो इनका सीधा सा था, सभी का वही रहता था। इन्होंने क्या किया, मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना और मुस्लिम संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना, मतलब ये तीनों चीज़ें यहाँ पे ये फॉलोअप कर रहे थे, मतलब कि हमारा क्या हो गया, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आता है कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है। तो मध्यकालीन शिक्षा को मुस्लिम कालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। उसके बाद 17 नंबर अपने पास क्वेश्चन है, मध्यकालीन शिक्षा दी जाती थी। तो सीधी सी बात, जब मुस्लिम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो कहाँ होगा, मकतब और मदरसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद अपने पास आता है 18 नंबर, मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी। तो प्रारंभिक शिक्षा जो होती थी वो मकतबों में होती है और मदरसों में इसकी उच्च शिक्षा होती थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में शिक्षा को संगठित एवं सहारा देने का कार्य कौन कर रहा था। तो इस पर राज्य पे था, मैंने यहाँ किया था, मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। उसके बाद मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नति किस सम्राट के शासनकाल में हुई। मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नति किसके शासनकाल में हुई थी, कि अकबर के काल में ही, क्योंकि अकबर थोड़ा सा उदारवादी कहते हैं कि वो शिक्षा को थोड़ा सा लेके चलता था।
फिर मकतब, लेकिन ऐसा था कि कहते हैं कि इसने भी अपने गुरु का अपमान किया था। मकतब किस भाषा का शब्द है? तो मकतब अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर पे। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मकतब में प्रवेश के समय रस्म क्या होती थी? तो उस टाइम पब्जा बौद्धकालीन में होती थी। यहाँ पे बिस्मिल्लाह होता था, और बच्चे से यहाँ पे कुरान की कुछ आयतें बुलवाई जाती थी, और जब वो नहीं बोल पाता था तो उससे बिस्मिल्लाह बुलवा दिया जाता था। उसको हम लोग बिस्मिल्लाह खानी कहते थे, मतलब वो लोग, हम लोग नहीं। उस टाइम की बातें चल रही हैं। फिर प्राय मस्जिद से जुड़ा हुआ मकतब प्राथमिक विद्यालय है, जिसका मुख्य कार्य बालकों को कुरान के उन अंशों की शिक्षा देना जिन्हें धार्मिक कार्यों और उनकी आस्थाओं को पूर्ण करने की दिशा में मन जानने की अपेक्षा की जाती है। ये कथन किसने बोला? तो ये भी डॉक्टर केई ने ही बोला है। नेक्स्ट यहाँ पे बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या होता है? तो जस्ट है शुरुआत करना किसी भी चीज़ की, तो बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या हो गया? प्रारंभ करना। नेक्स्ट बिस्मिल्लाह खानी, जो अभी बात कर रहे थे हम, संस्कार की अवधि, संसार की विधि कब की जाती थी, मतलब बालक की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होता था बालक जब 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था तब ये बिस्मिल्लाह खानी संस्कार किया जाता था, मतलब उसका शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश हो जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 26 कि माँ बाप के द्वारा बच्चों को दी जाने वाली सभी भेंटों में उदार शिक्षा की भेंट सर्वोत्तम है, यह किसने कहा था? ये मोहम्मद साहब ने कहा था। नेक्स्ट दान में धन की अपेक्षा बच्चों को देना, दान में धन की अपेक्षा बच्चों को देना नहीं, बच्चों को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा है। छात्रों के कलम की शाही शहीदों के खून से अधिक पवित्र है, यह कथन किसने कहा था? मोहम्मद साहब का था। नेक्स्ट है मकतबों में शिक्षण की विधि क्या होती थी? तो उसमें सिर्फ मौखिक होती थी, बच्चे को पहले ये लोग रटाते थे और जब वो जो सीख जाता था उसके बाद लिखवाना शुरू करते थे। नेक्स्ट मदरसा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो मदरसा फारसी भाषा के दरस शब्द से आया। नेक्स्ट मदरसे उच्च शिक्षा के स्कूल थे और वे सामान्यतः मस्जिदों और दरगाहों से जुड़े थे। उनमें कुछ विश्वविद्यालय के स्तर के अनुरूप उन्नति करके ये कथन किसने बोला है? तो ये डॉक्टर केई ने कहा है। नेक्स्ट मदरसों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? अभी जस्ट हमने पढ़ा उच्च शिक्षा के, मैंने बताया उच्च शिक्षा। उसके बाद अरबी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अरबी एवं फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र, कानून, ज्योतिषी और गणित, इतिहास, भूगोल, यूनानी, चिकित्सा, कृषि आदि किस शिक्षा के अंतर्गत आती हैं? तो ये सब किसके? लौकिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। बुक्स पढ़िए, बुक में पूरा लिखा हुआ है सब्जेक्ट में। 33 शिक्षकों को समाज में उच्च स्थान था, शिक्षकों का समाज में उच्च स्थान था और यद्यपि उनका वेतन अल्प था तथापि उनको सार्वजनिक सम्मान विश्वास प्राप्त था। यह कौन कहता है? यह जफर ने कहा है। नेक्स्ट तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के छात्र को अद्वितीय प्रतिभा प्रदर्शित करने पर कौन सी उपाधि से विभूषित किया जाता था? तो तर्कशास्त्र में फाजिल बोला जाता था। इस्लाम की शिक्षा वाले को काबिल बोलते थे ये लोग, और तर्क और दर्शन वाले को फाजिल बोलते थे। नेक्स्ट 35 धर्मशास्त्र के छात्र को उपाधि दी जाती थी, तो धर्मशास्त्र को आलिम बोलते थे। ठीक, उसके बाद निजी घरों में बालिकाओं को धार्मिक शिक्षा देने के लिए मकतब थे, जहाँ अधिक आयु की स्त्रियां उनको कुरान, गुलिस्ता, बोस्ता और सदाचार की पुस्तकें पढ़ाती थी। यह कथन किसने बोला है? यूसुफ हुसैन का कथन है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ, और चैप्टर 4 है हमारा मैकाले का विवरण पत्र और बेंटिंग का संकल्प। तो चैप्टर 4 की हम लोग बात स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब स्थापित हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1600 में आ गई थी, लेकिन इसने अपनी कंपनी स्थापित की थी। कंपनी का शासन स्थापित नहीं हुआ था। कंपनी का शासन जो स्थापित हुआ है वो हुआ था 1757 में, जब इसने कंपनी ने युद्ध लड़े हैं। और 1864 बक्सर और ये तराइन का युद्ध हुआ, जब प्लासी और बक्सर का। उसका सेकेंड पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 27 मई 1948 को आया। फिर पुर्तगालियों ने भारत पर व्यापार किया, तो व्यापार लगभग 100 वर्षों तक इसमें दिया है इन्होंने। उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1600 में आ गई थी, मैंने जस्ट ऊपर बताया आपको। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने कराई? तो वारेन हेस्टिंग ने कराई थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1781 में। उसके बाद संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना कब हुई? तो ये 1791, मतलब उसके 10 साल बाद इन्होंने संस्कृत में बनारस कॉलेज बनवाया था। 150 साल इन्होंने राज करने के बाद ये किया था सब। कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये 1800 में हुई थी। कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, किसने कराई थी? लॉर्ड
वेलेजली द्वारा कराई गई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो, 1806 से 1813 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। वो समर्थक किसके थे? तो प्राच्य साहित्य के समर्थक थे ये। उसके बाद है 1813 के चार्टर में राज्य शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया। इसने भारतीय शिक्षा के प्रथम काल को समाप्त करते हुए इतिहास का एक नया बोर्ड दिया। एक किसने बोला था? तो ये बोला था नरुल्ला ने, ठीक, नरुल्ला एवं नाइक ने। अब 12 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व किस चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर निर्धारित कर दिया गया था? तो ये 1813 का चार्टर आया था। आपको पता हो कि चार्टर 20-20 साल बाद आया करता, एक पत्र आया करता था वहाँ से। तो 1813 का चार्टर जो आया था उसने यहाँ पे पूरा का पूरा उसमें खुली छूट दे दी थी, मिशनरीज कहीं भी आ जा सकती हैं। और जिन राज्यों में जो राज्य अंग्रेज के अंडर थे, मतलब यहाँ पे जो अंग्रेजी शासन में थे, उनके अंदर मिशनरीज कहीं भी आ जा सकती थी। खुले रूप से उनको छूट थी, वो कुछ भी कैसा भी प्रचार प्रसार अपने धर्म के लिए कर सकते थे। उसके बाद जन साधारण की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि सुरक्षित की गई? तो यहाँ से 1 लाख की गई। तो इसमें विवाद हुआ था। इसमें 1813 का जो चार्टर आया था इसमें बहुत सारी चीज़ों पर विवाद बना रहा और 20 साल तक चलता ही रहा, जब तक वो 1833 में दूसरा नहीं आ गया। फिर प्राच्य पाश्चात्य विवाद कितनों वर्षों तक चला? तो ये 1813 से लेकर 1833 तक चलता ही रहा। नेक्स्ट, प्राच्यवादी दल में मुख्य रूप से कंपनी के अधिकारी कौन थे? तो ये वारन हेस्टिंग भी रहे, डंकन भी रहे, लॉर्ड मिंटो भी रहे, क्योंकि मिंटो का पत्र भी आया था। तो इनमें से ये सभी। बंगाल प्रांत के शिक्षा विभाग के सचिव कौन थे? तो प्रिंसिप थे वहाँ के सचिव। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय कभी भी अंग्रेजी भाषा के विद्वान नहीं हो सकते। यदि उन्हें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। किसने बोला था? प्रिंसिप ने बोला था। ये भी सब छोड़ो, कुछ भी नहीं। 18 नंबर, संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस नीति के अनुसार की गई? तो यहाँ पे प्राच्य शिक्षाविद की नीति से की गई थी वो। उसके बाद भारतीयों की संस्कृति धर्म एवं दर्शन केंद्रित था किस पे? प्राच्य साहित्य पे। पाश्चात्य में तो नहीं चले जाएंगे ना, भारतीय संस्कृति तो प्राच्य पे ही रहेंगे। उसके बाद आता है ब्रिटिश संसद ने भारत की भावी शिक्षा नीति पर विचार करके शैक्षिक अनुदान की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? तो जो 1833 का आया था पत्र, उसमें 10 लाख रुपए कर दी थी उन्होंने। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और ये था 1817 में। 1819 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता विद्यालय की स्थापना की थी और उसमें उन्होंने 150 कॉलेज खोले थे। उसके बाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद के अंतिम निर्णय को लोक शिक्षा की सामान्य समिति के सचिव ने किस गवर्नर के समक्ष प्रस्तुत किया था? तो ये विलियम बेंटिंग। उसके बाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद के अंतिम निर्णय को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समक्ष किस सन में प्रस्तुत किया गया? तो ये जनवरी 1834 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है अपने पास, लॉर्ड बेंटिंग ने लोक शिक्षा की सामान्य समिति का प्रधान किसे नियुक्त किया? तो सीरीजवाल मैकाले, बहुत बड़ा विद्वान था यार। मतलब एक बार कहते हैं कि जो 1833 का जो ये पत्र लेके आया था उसमें इसने बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया था। और यहाँ पे बुक में ऐसा दिया उन्होंने। और कहते हैं कि लॉर्ड बेंटिंग था वो थोड़ा सा उदारवादी था, कभी वो भारतीय संस्कृति की तरफ देखने लगता था तो कभी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, तो दोनों में भटक जाता था वो कभी कभी। तो कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने लॉर्ड बेंटिंग को एक बार शिकार पे लेके गए और शिकार पे ले जाने के बाद उसको बढ़िया से ड्रिंक कराई। और ड्रिंक करने के बाद जब वो लुढ़कने की कंडीशन में आ गए तो उनसे उस पत्र पे साइन करा ली, क्योंकि उस टाइम ये गवर्नर जनरल था। काम हो गया उसका। फिर नेक्स्ट है, कलकत्ता विश्वविद्यालय समाज की स्थापना 1817 में किसने की थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय समाज की स्थापना विवेकानंद ने की थी। ये हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ कि एडम की रिपोर्ट क्या थी और उसमें क्या सिफारिशें थी, तो वो देखते हैं फटाफट से। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसका यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही किसी समाज का विकास किया जा सकता है? तो ये एडम ने बोला था। एडम भी थोड़ा सा कहते हैं कि उदारवादी टाइप था। इसने ये बुक पढ़ो तो मज़ा आता है। फिर किस गवर्नर जनरल ने एडम को बिहार तथा बंगाल की शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने को सौंपा था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही सौंपा था, लेकिन यहाँ पे जो एडम था, एडम ने बिहार और बंगाल पे पूरा इसने सर्वेक्षण नहीं किया था। काफ़ी चीज़ें देखी थी लेकिन पूरे में नहीं घूमा था। उसके बाद एडम की रिपोर्टों में सच्चा वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? तो उसने सबसे पहले तो यहाँ पे सर्वे ही करने निकला था, तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति पे किया।
तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था भी देखी और यहाँ पे उसने भारतीयों का शिक्षा के प्रति प्रेम भी देखा। तो उपरोक्त सभी चीज़ों का उसने वहाँ पे सच्चा वर्णन किया। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है कि 1835 से 1838 के बीच बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करके एडम ने शिक्षा पर अपनी प्रथम रिपोर्ट का प्रस्तुत की। तो पहली रिपोर्ट इसने 1835 में जुलाई में की थी और दूसरी रिपोर्ट इसने दिसंबर 1836 में कर रखी थी और तीसरी एक उन्होंने की थी 1838 में। एडम की प्रथम रिपोर्ट के मापदंड क्या थे? तो एडम जनसंख्या के अनुसार संस्थाओं की संख्या ये भी उसने काउंट किया था, शिक्षा का स्वरूप भी देखा था और शिक्षा संस्थाओं की उचित वितरण भी देखी। तो इसने उपरोक्त सभी का। नेक्स्ट आता है कि एडम की प्रथम रिपोर्ट में बंगाल में कितने व्यक्तियों की एक पाठशाला का वर्णन किया गया था? तो बुक में तो 450 दे रखा है, इन्होंने 400 दे रखा है। ठीक, उसके बाद एक 7 नंबर क्वेश्चन मेरे को पल्ले नहीं पड़ा थोड़ा सा कि 1801 का सर्वेक्षण, ऐसा बुक में कहीं 1801 का सर्वेक्षण नहीं दिया गया है, 1835, 36 और 38 दिया गया है। अब इन्होंने 1801 कहाँ से दे दिया भैया, भगवान मालिक है। और ये आंसर भी दे रहे हैं 63। तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। नेक्स्ट, 1 जुलाई 1835 को एडम की प्रथम शिक्षा रिपोर्ट में शिक्षा का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया उसमें क्या शामिल था? तो उसमें सारी चीज़ें थी। प्राथमिक पाठशाला में 5 से 6 वर्ष की अवस्था से शिक्षा प्रारंभ करते थे और 10 से 11 वर्ष की आयु तक पढ़ते थे। अंगुली की सहायता से रेत पर अक्षर बनाना था। अपनी बात की कंडीशन थी, मतलब क्या कहें, छोड़ो, आप बुक पढ़ना तो समझ में आएगा अच्छा सा। रेत के पश्चात आटे पर तथा ताड़पत्री पर स्याही से लिखना सिखाया जाता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। और उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा पर एडम ने अपनी दूसरी रिपोर्ट का प्रस्तुत की। तो अभी मैंने जस्ट बोला था दिसंबर 1836 में उसने प्रस्तुत की थी। अब शिक्षा पर एडम की दूसरी रिपोर्ट किस जिले के सर्वेक्षण पर आई थी? पहले बंगाल पे थी, दूसरी नेटोर लिखा है, इसको नत्तूर कहते हैं, नत्तूर में। ठीक, उसके बाद है एडम के अनुसार जन शिक्षा योजना को किस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता था? तो इसने क्या कहा था, जन शिक्षा योजना किस प्रकार क्रमबद्ध किया? तो भारतीय भाषा एवं साहित्यों का तथा ज्ञान विज्ञान अध्ययन भारतीय भाषाओं के माध्यम से करवाया जाए, इसने ये कहा था। तो इससे है कि उनको सबको अच्छी नॉलेज, लोकल लैंग्वेज में अच्छी नॉलेज मिल जाएगी सबको। निष्पंदन सिद्धांत को लागू ना किया जाए, इसके खिलाफ था ये। लेकिन जो वो क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये उसके साथ ही थे, तो ये निष्पंदन को लागू करना चाह रहे थे। कृषि प्रधान देश होने के कारण उन्होंने कहा कि कृषि की शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो और अच्छा होगा। तो उपरोक्त सभी चीज़ें एडम ने जन शिक्षा योजना को दी, लेकिन इसने क्या किया, बेंटिंग ने उसकी शिक्षा योजना को फेल कर दिया और स्वीकार नहीं किया। उसके बाद अपने पास है 12 नंबर क्वेश्चन। सरकार की तरफ से स्कूलों को आर्थिक सहायता दिए जाने की सिफारिश किस प्राच्यवादी विचारक द्वारा की गई? तो एडम के, ये प्राच्यवादी विचारक द्वारा की गई। तो किसके द्वारा? एडम की। इसने कहा था कि सरकारी स्कूल, मतलब सरकार की तरफ से जो देसी स्कूल हैं उनको कुछ मदद दी जाए तो वो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भारत में गद्य साहित्य का इतिहास प्रारंभ हुआ, तो अंग्रेजी गद्य की रचनाओं के अनुवाद से। फिर नेक्स्ट है कि भारत के लेखकों ने निबंध लिखते समय अनुकरण क्या किया? तो उन्होंने पाश्चात्य विचारधारा, पाश्चात्य शैली और पाश्चात्य विषय, तीनों चीज़ों को देख के, मतलब कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 15 नंबर, भारतीय साहित्य में एकांकी का विकास का परिणाम क्या है? तो पाश्चात्य प्रभाव का परिणाम है। फिर 16 नंबर है, एडम्स प्रतिवेदन का प्रथम भाग संबंधित किससे था? तो शैक्षिक आंकड़ों के संकलन से संबंधित था। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक नोटिस आया है और बीएड का जो 6 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला था, अभी वो बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम की वजह से यहाँ पे उन्होंने पहले ये पूर्व निर्धारित तिथि के 6 और अब उन्होंने कर दिया है इसको 16/8 को। ओके, तो ये पूरा लिखा हुआ है कि एतद द्वारा आदेश संशोधित किया जाता है कि ये पूरा का पूरा पढ़ लो। बीएड एमएड में दिनांक में परिवर्तन किया गया और होने वाली परीक्षाओं की निर्धारित परीक्षा तिथि निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पे ये परिवर्तन उन्होंने कर रखा है। ठीक, तो बाकी आप लोग अपना करते रहिए कंटिन्यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए